हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इग्नू एमएसडी 11 की एक और कहानी तलाश, जिसके लेखक है डॉक्टर जयप्रकाश करदर। तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं रामवीर सिंह, और ये कहानी भी दलित जीवन पर आधारित है। रामवीर सिंह एक ऑफिसर हैं और दलित हैं। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। किराए का मकान तलाश करना रामवीर सिंह के लिए छोटी समस्या नहीं थी। एक सप्ताह से वह गेस्ट हाउस में रह रहे थे। हालांकि शहर में उपलब्ध होटलों की तुलना में गेस्ट हाउस बहुत महंगा नहीं था, लेकिन गेस्ट हाउस में रहने की एक सीमा थी। अधिक समय तक वहां नहीं रहा जा सकता था। दूसरे गेस्ट हाउस में भोजन आदि की सुविधा भी नहीं थी। चाय खाना सबके लिए उनको बाहर किसी होटल या ढाबे पर जाना पड़ता था। एक बार दफ्तर में आकर रामवीर सिंह का बाहर जाने का मन नहीं करता था। जब वो एक बार दफ्तर से आ जाते थे तो फिर मन नहीं करता था कि वो खाने के लिए या चाय के लिए बाहर जाए। इसलिए कई बार खाना खाने की बजाय फल खाकर ही वो काम चला लिया करते थे। रामवीर सिंह एक सरकारी अधिकारी थे। बहुत से लोगों के साथ उनका रोज संपर्क था। ऐसे में कोई उन्हें ढाबे पर खाना खाते देखेगा तो क्या सोचेगा। विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी भी देख सकता था। उनके मन में यह भाव हमेशा बना रहता था। फ़ोन ही उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत महसूस होती थी। किसी से फ़ोन पर कोई बात करनी हो तो उसके लिए उनको गेस्ट हाउस के स्वागत पटल या किसी टेलीफोन बूथ पर जाना पड़ता था। इसके अलावा रामवीर सिंह को पढ़ने लिखने की आदत थी, और उन दिनों वह प्रशासन और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के अंतर संबंधों पर एक पुस्तक लिख रहे थे। उसके लिए भी उनकी तमन्ना नहीं बनने पा रही थी, क्योंकि तन्मयता तब बन पाएगी जब उन्हें बाकी डिस्टर्बेंस ना हो। तो और सब कामों में उतना टाइम उनका वेस्ट हो जाता था कि वो ढंग से उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे जिसका पुस्तक को वो लिखना चाह रहे थे। तो लिखने के लिए जिस तरह का वातावरण चाहते थे, यहाँ उनको मिल नहीं पा रहा था। इन सब कारणों से गेस्ट हाउस में रहना उनको काफ़ी असुविधाजनक लग रहा था। एक सप्ताह में रामवीर सिंह अपने लिए एक सुविधाजनक मकान ढूंढ रहे थे। ऐसा मकान जो ज़्यादा बड़ा ना हो, किंतु 2 कमरे का सेट जरूर हो, जिसमें एक कमरा बेडरूम और दूसरा ड्राइंग रूम के रूप में काम आ सके। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मकान में किसी तरह का शोर या डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि उनको लिखना पढ़ना निर्बाध चल सके। कई मकान उनको पसंद नहीं आए, और जो 1-2 पसंद आए उनके मकान मालिकों ने ऐसी ऐसी शर्तें रखी जो उनको स्वीकार्य नहीं थी। दूसरे शहर की तरह एक शहर भी जातिवाद से मुक्त नहीं था। जिस शहर में रहते थे दूसरे शहरों की तरह यह शहर भी जातिवाद से मुक्त नहीं था। यहाँ पे भी जात पात का चक्कर था। जातीय भेदभाव और छुआछूत को वह इस एक सप्ताह के भीतर बहुत अच्छी तरह देख चुके थे। हालांकि जातीय घृणा और छुआछूत का व्यवहार दलितों के साथ होता था, और वह भी दलित थे, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार अभी तक नहीं हुआ था। उसका एक बड़ा कारण यह था कि उनके नाम से, पहला तो उनके नाम से जाति की कोई गंध नहीं निकलती थी, क्योंकि उनका नाम था रामवीर सिंह। तो ऐसे कुछ नहीं पता चलता था कि वो किस जाति के हैं। तो उनके नाम से ही नहीं पता चल पाता था कि दलित है। दूसरे वह उच्च शिक्षित अधिकारी थे। उनके रहन सहन और खाने पीने का परिष्कृत ढंग था। तीसरे वह किसी बस्ती या कॉलोनी में न रहकर अभी तक गेस्ट हाउस में रह रहे थे। तो रामवीर सिंह ने जो भी मकान अभी तक देखे थे, संयोग या असंयोग से सब ब्राह्मण या बनियों के थे, और मकान मालिकों द्वारा रखी गई शर्तों में अन्य शर्तों के अलावा यह कॉमन शर्त थी कि मकान में मांस, मछली, अंडा आदि कुछ नहीं पकाया जाएगा और ना ही खाया जाएगा। रामवीर सिंह अंडा मांस खाने के आदी थे। उनका प्रत्येक संडे, लगभग हर संडे जो होता था वो मटन डे होता था। इसलिए मकान मालिकों की अंडा मांस ना खाने की शर्त उनको असुविधाजनक लगती थी, और वह इस शर्त को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन गेस्ट हाउस को खाली करने का समय आ गया था, इसलिए उन्होंने अपने आप को समझौता करके यह निश्चित कर लिया था कि वह अंडा मांस नहीं खाने की शर्त को मान लेंगे, और जो भी ठीक ठाक सा मकान मिल जाएगा उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। शाम को दफ्तर से निकल के वह दफ्तर के एक साथी के साथ एक मकान देखने गए। मकान किसी गुप्ता का था। मकान 2 मंजिला था। नीचे के हिस्से में, जो काफ़ी बड़ा था, गुप्ता का अपना परिवार रहता था। ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे, रसोई, गुसलखाना और शौचालय था। कमरों के आगे एक छोटा सा बरामदा था। बाकी सारी छत खुली हुई थी। बिजली पानी का मुकम्मल इंतजाम था। धूप हवा आदि की दृष्टि से भी यह मकान बिल्कुल ठीक था। ऊपर आने जाने के लिए बाहर से अलग से सीढ़ियाँ थी। मकान का यह हिस्सा किराए पर उठाने के लिए ही बनवाया गया था, इसलिए सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया था, और शांत सहज रूप से रहने के लिए सर्वथा उपयुक्त था।
रामवीर सिंह द्वारा अब तक जितने भी सारे मकानों देखे गए, उन सारे मकानों में यह मकान सबसे उपयुक्त था। उनको मकान पसंद आ गया। उन्होंने तुरंत हामी भर दी, मकान मुझे पसंद है। मकान मालिक से उन्होंने कहा। दूसरे मकान मालिकों की तरह गुप्ता ने भी बात पक्की करने से पहले रामवीर सिंह से उनके बारे में सामान्य जानकारियाँ ली। आपका नाम क्या है? गुप्ता का पहला सवाल था। मुझे आरवी सिंह कहते हैं, रामवीर सिंह ने जवाब दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुप्ता ने दूसरा सवाल किया। मैं बुलंदशहर जिले का रहने वाला हूँ, रामवीर सिंह ने कहा। सिंह साहब, आप क्या करते हैं? गुप्ता ने अगला सवाल किया। मैं व्यापार का अधिकारी हूँ, रामवीर सिंह ने बताया। व्यापार कर का अधिकारी हूँ, यानी कि जो बिजनेस टैक्स ऑफिसर थे वो। तो व्यापार कर का नाम सुनते ही गुप्ता के ये बात करने का ढंग बदल गया। पहले जहाँ वह मकान मालिक के दम्भ के साथ बात कर रहा था, अब रामवीर सिंह को अदब से साहब संबोधित कर बहुत ही विनम्रतापूर्वक बात करने लगा। मकान में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी साहब, ना किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस होगा। यदि किसी चीज़ की कमी दिखाई देती हो तो बता देना, मैं तुरंत पूरी करवा दूंगा। गुप्ता साहब के हाव भाव और बातचीत के इस ढंग से रामवीर सिंह ने सहज ही भाप लिया था कि गुप्ता क्यों साहब कहकर इतनी इज्जत दे रहा है। उन्होंने समझ लिया था कि ये व्यापारी है, इसलिए ये कर निर्धारण में लाभ पाने के लिए देर सवेर मदद करने को कहेगा, किंतु तब का तब देखा जाएगा। यह सोचकर उन्होंने गुप्ता का मकान किराए पर लेने का मन बना लिया। किराया कितना होगा मकान का? रामवीर सिंह ने पूछा। किराए की क्या बात है साहब, आपका मकान है, आप ठाठ से रहें, गुप्ता ने कहा। फिर भी जो वाजिब समझते हैं वह बताइए। पहले वाले किराएदार से भी तो आप कुछ लेते होंगे, रामवीर सिंह ने कहा। पहले की बात छोड़िए साहब, वह 300 रुपये देते थे, बिजली पानी अलग, लेकिन आपको जो उचित लगे वह दे देना। पिछले किराएदार का हवाला देकर गुप्ता ने प्रकारांत से किराया भी बता दिया, चालाकी से किराया भी बता दिया, और ऊपर से किराया कितना देना चाहेंगे ये रामवीर सिंह के ऊपर भी छोड़ दिया। रामवीर सिंह को मकान का किराया कुछ ज़्यादा लगा था, लेकिन उनको मकान लेना था और यह मकान उन्हें उपयुक्त लगा था, इसलिए उन्होंने गुप्ता द्वारा बताए गए किराए पर मकान लेने की सहमति दे दी। तब ठीक है, मैं भी उतना ही किराया दे दूंगा, रामवीर सिंह ने कहा था। गुप्ता के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि रामवीर सिंह उसके बताए गए किराए पर मकान लेने को तैयार हो गए थे। वह तुरंत बोला, उसकी तो कोई बात ही नहीं है साहब, मकान आपके लिए है, आप जब चाहे इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। आप बता देंगे तो किस दिन आपको शिफ्ट करना है, मैं एक बार इसकी ठीक ठाक से सफाई करवा दूंगा आपके आने से पहले। रामवीर सिंह भी देर करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने गुप्ता से कह दिया, आप सफाई करवा दीजिए, मैं कल ही शिफ्ट करूंगा। गुप्ता ने आश्वस्त किया, बहुत अच्छी बात है साहब, कल सुबह को ही इसकी सफाई हो जाएगी। जब आप आएंगे आपको मकान एकदम साफ मिलेगा। मकान तय हो गया। रामवीर सिंह ने राहत की सांस ली। तब ठीक है गुप्ता जी, अब हम चलते हैं, कल शाम को मैं अपना सामान लेकर आऊँगा, रामवीर सिंह ने कहा और सीढ़ियाँ उतरकर मकान से बाहर आ गए। उनका साथी और गुप्ता भी उनके पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतर आए। अगले ही दिन रामवीर सिंह ने गेस्ट हाउस से अपना सामान उठाया और गुप्ता के मकान में शिफ्ट कर लिया। रामवीर सिंह यहाँ पर अकेले रहते थे। उनका परिवार बुलंदशहर में रहता था। उनका दफ्तर 10 बजे लगता था। सुबह को वह नाश्ता करके 9:30 बजे घर से निकल जाते और शाम को 7 बजे के बाद लौटते। सीधे सीढ़ियाँ उतरते और सीधे चढ़ जाते। गुप्ता के परिवार या आसपास के किसी अन्य सदस्य किसी के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं रखते थे। आते जाते यदि गुप्ता से उनका आमना सामना हो जाता तो गुप्ता बहुत विनम्रता और अदब के साथ झुककर उनको नमस्ते करता और गर्मजोशी से पूछता, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है साहब? कोई कमी या दिक्कत हो तो बताइएगा, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। रामवीर सिंह भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ मुस्कुराकर उसकी नमस्ते का जवाब देते और कहते, नहीं, मैं बहुत मज़े में हूँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। घर से थोड़ी ही दूर सड़क के किनारे छोर पर मंदिर था। रोज़ सुबह शाम वहाँ पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। हालांकि मोहल्ले के अधिकांश लोगों के घरों में छोटे छोटे मंदिर थे और उनमें अपने आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखकर उनके आगे धूप बत्ती जलाकर वे उसकी पूजा करते थे। लेकिन मोहल्ले के मंदिर में भी वह नियमित रूप से जाते थे। मोहल्ले भर के स्त्री पुरुष मंदिर में पूजा प्रार्थना के लिए जाते थे। प्रतिदिन मंदिर जाना गुप्ता का भी नित्य नियम था। आंधी तूफान भले ही टल जाए, गुप्ता का मंदिर जाना नहीं टलता था। मंदिर में पूजा करके तिलक लगवाए बिना उसके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। गुप्ता के मकान में रामवीर सिंह एडजस्ट हो गए। दोपहर का खाना वह बाहर से खा के आते थे, लेकिन सुबह का नाश्ता और शाम का खाना वह खुद बनाते थे। शुरू में कुछ दिन तक घर में झाड़ू लगाने और बर्तन धोने का काम भी उन्होंने खुद किया था, लेकिन इस बीच 1-2 बार ये काम करते अचानक साथी अधिकारियों के आ जाने पर उन्हें श्रम महसूस होती थी। उनके साथियों ने टोका भी था कि कोई काम वाली लगा लो, और उन्होंने घर में कूड़ा उठाने वाली के
लिए आने वाली सत्तों से कहकर रामवती को बर्तन और घर की सफाई के लिए रख लिया था, क्योंकि सारे काम वो करते थे, अचानक उनके कोई साथी आ जाते थे तो एक तो उन्हें शर्म आती थी उनके सामने ये काम करते हुए, दूसरे फिर वो उनके साथी ने जब कहा कि काम वाली लगा लो तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। और जो उनके घर में सत्तो आती थी कूड़ा उठाने के लिए, तो उससे कहकर उन्होंने रामवती को बर्तन और घर की सफाई के लिए रख लिया था। गुप्ता की पत्नी को जल्दी इस बात का पता चला कि रामवीर सिंह रामवती से घर की सफाई करवाते हैं। उसने तुरंत ये बात शिकायती स्वर में गुप्ता के कानों में डाली, सुनो जी, ये आरवी सिंह रामवती से घर की सफाई करवाता है। सुनकर गुप्ता को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे एकाएक इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी से बोला, क्या कह रही हो तुम भला? एक सभ्य, शिक्षित और अफसर आदमी रामवती जैसी औरत से अपने घर की सफाई क्यों करवाएगा? लेकिन उसकी पत्नी ने अपनी बात को पुष्ट किया, मैं सही बात कह रही हूँ जी। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आया था इस बात पर, लेकिन मैंने खुद रामवती को सुबह शाम जीना चढ़ते आते जाते देखा है और उससे पूछा है। उसने बताया कि वह सफाई का काम करती है। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर गुप्ता कुछ सोच में पड़ गया। गुप्ता को चुप देखकर उसकी पत्नी ने उसे टोका, देखो जी, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। आरवी सिंह से कह दो रामवती से सफाई करवाना बंद कर दें, हम अपने घर को। ये बात उसने अधूरी छोड़ दी। गुप्ता ने जैसे सोच विचार पूरा कर लिया था, उसने मुंह खोला, लेकिन यह ठीक नहीं होगा। तो फिर गुप्ता की पत्नी ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा कि भैया ये ठीक नहीं होगा तो क्या? उसने क्वेश्चन पूछा। तो आरवी सिंह एक अफसर हैं, गुप्ता ने कहा, उससे कहीं काम पड़ सकते हैं, इसलिए उसको इस तरह कहने के बजाय दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा। गुप्ता ने समझाने की कोशिश की। गुप्ता की पत्नी जैसे कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसने उसी गुस्साए स्वर में कहा, अफसर है तो क्या हमारा धर्म बिगाड़ेगा वो? जरूरत पड़ने पर उसके मुंह पर चांदी का जूता मारोगे, वही काम कर देगा। तो मतलब यह है कि तुम सोच रही हो कि वो व्यापार कर अधिकारी है और तुम्हें काम पड़ेगा, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जिसके मुंह पर चांदी का जूता मारोगे वही काम कर देगा, मतलब जिसको रिश्वत दोगे वही काम कर देगा। इसमें आरवी सिंह से ही करवाने की क्यों ज़रूरत है? उसकी पत्नी ने स्पष्टीकरण किया। तो उसने आगे कहा कि फिर आरवी सिंह का मुंह लेने की क्या ज़रूरत है? गुप्ता ने अपनी पत्नी को समझाना जारी रखा और बोला, मुंह हाथ में लेने की बात नहीं है। 2-4 दिन के लिए तुम अपना मुंह सील लो और किसी से इस बात का जिक्र मत करो। मैं इस बीच कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी। हो सकता है कि खुद आरवी सिंह को रामवती के बारे में पता चल जाए और वह उसे सफाई करवाना बंद कर दे, क्योंकि गुप्ता को पता नहीं था कि रामवीर सिंह खुद दलित जाति के हैं और रामवती भी दलित जाति की है। यही प्रॉब्लम थी बस। तो गुप्ता की इस बात में पत्नी को कुछ दम लगा या नहीं, किंतु वह गुप्ता की बात मानकर फिलहाल चुप हो गई थी। रामवीर सिंह ने महसूस किया कि खाना आदि बनाने में उनका बहुत सारा समय लग जाता है। उन्हें इस समय को बचाकर पुस्तक लिखने में लग जाना चाहिए। मन में यह विचार कर उन्होंने किसी कांवली से खाना बनवाने का निश्चय किया, लेकिन खाना बनाने वाली कहाँ से ढूंढें? कई दिन वह इस विषय में सोचते रहे। पहले उन्होंने सोचा गुप्ता से कह देता हूँ, वह कोई इंतजाम करवा देगा, लेकिन तभी उनका ध्यान रामवती पर गया और उन्होंने सोचा सफाई का काम तो करती ही है, क्यों ना खाना भी इसी से बनवा लिया जाए। यदि रामवती खाना बनाने को तैयार हो जाए तो फिर 2 कांवली रखने की ज़रूरत भी क्या है? अलग से दूसरी कांवली रखने की बजाय रामवती को ही थोड़ा और पैसे देकर उससे खाना बनवा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है? यह दोनों के लिए ठीक रहेगा। यह सोचकर उन्होंने रामवती से बात की, रामवती, क्या तुम मेरा खाना भी बना सकती हो? रामवती को एक अतिरिक्त काम मिल रहा था। अपनी आर्थिक तंगी के चलते उसको पैसे की ज़रूरत भी थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। हाँ, बना दूंगी साहब, रामवती ने कहा। तब कल से ही शुरू कर दो, उन्होंने रामवती से कहा। ठीक है साहब, रामवती ने कहा और अगले दिन से रामवीर सिंह का खाना बनाना शुरू कर दिया। रामवती से खाना बनवाते हुए रामवीर सिंह को अभी 2 दिन ही हुए थे कि गुप्ता की पत्नी को इसका पता चल गया और उसने गुप्ता से कहा, देखो जी, अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। गुप्ता सहसा अपनी पत्नी के गुस्से के कारण को नहीं समझ सका। उसने पूछा, लेकिन क्या बर्दाश्त नहीं होगा? कुछ बताओ तो सही। गुप्ता की पत्नी पूरी तरह गुस्से से भरी थी। गुप्ता के कहते ही फट सी पड़ी। अब तक तो रामवीर सिंह केवल सफाई ही करवाता था रामवती से, अब उससे खाना भी बनवाने लगा है। किचन में स्लैब, नल, हर चीज़ को हाथ लगाती होगी वह। यह बात सुनकर गुप्ता को झटका सा लगा, लेकिन उसने संयम से काम लिया और अपनी पत्नी से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं आरवी सिंह से बात करूंगा। अगले दिन सुबह को ऑफिस जाते समय ही गुप्ता ने रामवीर सिंह को टोक दिया, साहब, आप रामवती से खाना बनवाते हैं? हाँ, रामवीर सिंह ने कहा और पूछा, कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ तो कुछ नहीं है साहब, पर अच्छा रहेगा यदि आप रामवती की जगह किसी और से खाना बनवाओ। गुप्ता ने विनयपूर्वक अपना सुझाव रामवीर सिंह के सामने रखा।
रामवीर सिंह की समझ में कुछ नहीं आया कि गुप्ता रामवती से खाना बनवाने के लिए क्यों मना कर रहा है। उन्होंने जानना चाहा क्यों रामवती में क्या कमी है, वह खाना बना देती है तो इसमें क्या गलत है। गलत है साहब, तभी आपसे कह रहा हूँ कि आपको रामवती से खाना नहीं बनवाना चाहिए। गुप्ता ने अपनी बात पर बल दिया। गुप्ता की बात का रहस्य रामवीर सिंह की समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने जोर देकर पूछा, लेकिन क्यों? आप नहीं जानते साहब, रामवती चूड़ी है, एक चूड़ी से खाना बनवाएंगे आप? मांस मछली पता नहीं क्या क्या खाती है, मुझे तो सोचकर ही घिन आ रही है। और वह रसोई घर के अंदर सब चीज़ों को छुएगी। गुप्ता ने रहस्य पर से पर्दा हटा दिया। गुप्ता की यह बात रामवीर सिंह को अच्छी नहीं लगी, बल्कि बुरी लगी। उन्होंने गुप्ता से कहा, चूड़ी है तो क्या हुआ, वह भी तो एक इंसान ही है और साफ शुद्ध रहती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन रामवीर सिंह की इस बात पर गुप्ता को कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, इंसान तो सब है साहब, पर इंसान इंसान में भेद होता है। सब इंसान बराबर नहीं होते। हजारों साल से समाज में यह भेद बना हुआ है। समाज के बीच समाज के अनुसार चलना पड़ता है साहब। समाज जिन बातों को मानता है, हमको भी वे बातें माननी पड़ती हैं। यदि मोहल्ले में ये बात पता चल गई तो हमारे घर में चूड़ी खाना बनाती है तो मुसीबत हो जाएगी साहब, गुप्ता ने कहा। लेकिन खाना तो उससे मैं अपना बनवाता हूँ। जब मुझे ऐतराज़ नहीं है तो किसी और को क्या दिक्कत होगी? रामवीर सिंह ने प्रश्न सूचक दृष्टि से गुप्ता की ओर देखा। ठीक है, आप खाना बनवाते हैं साहब, पर मकान तो मेरा है। एक चूड़ी के प्रवेश करने से रसोईघर अपवित्र हो जाता है मेरा तो। गुप्ता के इन शब्दों में उसका मालिक होने का दम उभर आया था। रामवीर सिंह को गुप्ता का जवाब बहुत अटपटा लगा। वह बोले, आपकी बात कुछ जच नहीं रही मुझको गुप्ता जी। हमें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। ये बातें बहुत पुरानी हैं और पीछे छूट चुकी हैं। हमारा संविधान, जिससे हमारा देश चलता है, उसकी नज़र में सब बराबर है। कोई किसी से छोटा बड़ा या छूत अछूत नहीं है। रामवीर सिंह ने गुप्ता को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुप्ता अपनी बात पर अडिग था। वह कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। वह बोला, संविधान से देश चलता है साहब, समाज से समाज नहीं। संविधान से देश चलता है साहब, समाज नहीं। समाज परंपराओं से चलता है। इस पूरे मोहल्ले में ब्राह्मण बनिए रहते हैं, धर्म कर्म से चलने वाले। आपको मेरी बात नहीं जच रही तो देख लीजिए साहब, आप ही। आप रामवती से खाना बनवाना चाहते हैं तो आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। गुप्ता के मुंह से यह बात सुनकर रामवीर सिंह सन रह गए। भेदभाव की इतनी दुर्गंध इन लोगों के मन में भरी पड़ी है। उन्होंने सोचा, कोई अन्य बात होती तो मानी जा सकती थी, जैसे वह गंदी रहती हो, उसमें चोरी चकारी की आदत हो, या उसे खाना ठीक से नहीं बनाना आता हो। पर रामवती में ऐसी कोई बात नहीं थी। वह खाना बनाने में कुशल, एक निहायत सुशील और ईमानदार महिला है। इसलिए केवल इस आधार पर उसे खाना नहीं बनवाने का कोई औचित्य नहीं था कि वह जाति से जुड़ी है। ऐसा कहना तो जातिवाद को बढ़ावा देना है। गुप्ता की बात मानकर रामवती से खाना बनवाना बंद कर देता तो समाज, छुआछूत और जातिवाद के सामने हथियार डाल देना होगा कि अगर वो गुप्ता की बात मान लेते हैं और रामवती से खाना बनवाना बंद कर देते हैं तो ये तो उनकी तरफ से भी छुआछूत और जातिवाद के सामने हथियार डालना होगा। और समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है छुआछूत और जातिवाद। और मैं इसका विरोध आज तक करता आया हूँ और आज से आगे भी इसका विरोध करता ही रहूँगा, रामवीर सिंह सोच रहे थे। रामवीर सिंह ने मन में निश्चय किया कि रामवती से खाना बनवाना तो बंद नहीं करेंगे। और उन्होंने गुप्ता को जवाब दे दिया, यदि यह बात है तो मैं आपका मकान खाली करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जातिगत भेदभाव के आधार पर मैं रामवती से खाना बनवाना बंद नहीं करूँगा। और ऑफिस जाने की बजाय वह नए मकान की तलाश में निकल पड़े। तो इसमें भी यही था कि छुआछूत और जाति के आधार पर इंसान को इंसान से अलग रखा जाता है, भेदभाव किया जाता है, और यही बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो अब उन्हें फिर से एक नए मकान की तलाश करनी होगी। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।